जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, मगर ये उनके पास में आया कैसे? क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जिसके कारण कश्मीर का मैप इतना डिस्टॉर्टेड है और कई सारे रीजन्स हैं अलग अलग जिनका हमें नाम याद करना भी मुश्किल है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे कश्मीर कैसे बदला, कब कब क्या क्या पार्ट्स बने। चलिए शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। अब इससे पहले कि हम जम्मू एंड कश्मीर का हिस्टोरिकल एनालिसिस करें, ये मैप देखिए। पहले हम जानेंगे कश्मीर के डिफरेंट रीजन्स के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर का जो 1/3 पार्ट पाकिस्तान के हिस्से में है उसे हम इंडिया में POK बोलते हैं, मगर पाकिस्तान अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको कुछ और नाम देती है। उन्होंने इस रीजन के 3 हिस्से कर रखे हैं। पहले हिस्से को वो लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसको वो इंडिपेंडेंट मानते हैं। उसका एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, मगर फॉर्मली वो सब पाकिस्तान के अंडर ही चलता है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की ही उस पर रूल करती है और सारा सपोर्ट पाकिस्तान का ही। दूसरा हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस माना जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा हिस्सा है सक्सकाम वैली, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को सरेंडर कर दिया था 1963 में। इन तीनों रीजन्स को मिला के हम इंडिया में बोलते हैं POK और हम इसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। अब आ जाते हैं इंडियन साइड में। जम्मू एंड कश्मीर इंडियन साइड में डिवाइडेड है कश्मीर वैली में, जो कि एक बहुत छोटा सा पोर्शन है मगर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का। दूसरा हिस्सा है जम्मू का और तीसरा हिस्सा है नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हालांकि यहाँ पर ना कुछ उगता है ना कोई रहता है, मगर इसको स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का सेंटर पॉइंट है। जो इसको कंट्रोल करेगा वो जनरली इस एरिया में काफी पावरफुल माना जाता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह। और इस लद्दाख का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा जो कि है अक्साई चिन, वो चाइना के कब्जे में। तो इन सब रीजन्स को मिलाकर बनता है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। काफी रंग बिरंगा मैप है, कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। मगर उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। करंटली इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिटीजन्स, मैं, आप और हर एक भारत का नागरिक ये मानता है कि जम्मू एंड कश्मीर इन सारे रीजन्स को मिलाकर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन को किसी एक कंट्री का रीजन बता दूं तो आप नाराज मत होइएगा, इश्यू मत क्रिएट कीजिएगा। बॉटम लाइन ये है कि ये पूरा हिस्सा इंडिया का है, मगर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दूसरे कंट्रीज का नाम लेना पड़ेगा। तो अब इतना कॉम्प्लेक्स मैप तो समझ लिया, अब चलिए एक एक करके एनालिसिस शुरू करते हैं। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने यह डिसाइड किया कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, हम तो अपना एक अलग नेशन बनाएंगे। भाई बड़े लोग हैं, बना सकते हैं। मगर आज़ादी मिलने के कुछ ही हफ्ते बाद में पाकिस्तान ने पश्तून ट्राइबल्स को उकसाना चालू कर दिया, जो कि वहाँ के रिबेलियस ग्रुप बन गए और उन्होंने वेस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर से काफ़ी सारी टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और कैप्चर करते 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 21 अक्टूबर को वो श्रीनगर के एकदम नजदीक आ गए। अब ये देखकर महाराजा हरि सिंह की हालत थोड़ी हो गई खराब और वो आ गए इंडिया के पास में मदद मांगने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक तरफ तो आप हमारे साथ नहीं आना चाहते, दूसरी तरफ आप हमसे हेल्प मांगना चाहते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से इंडिया के अंडर आ गया। मगर एक स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देने के लिए उन्होंने कहा कि कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, कश्मीर का सेपरेट फ्लैग हो। इसी चक्कर में आर्टिकल 370 बनाया गया जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, मगर ये आर्टिकल टेम्परेरी था। तो चलिए कहानी पे वापस चलते हैं। क्या हुआ कि पाकिस्तानी ट्रूप्स श्रीनगर के नजदीक आ रहे थे। जब इंडिया के पास में हरि सिंह हेल्प मांगने आए तो इंडियन ट्रूप्स को फाइनली श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया, जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ में लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी ट्रूप्स को पीछे धकेलते 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 आज की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और POK के बीच में खींची हुई है, लगभग उस लाइन तक ले आए और वहां जाकर स्टेबिलाईज हो गए। अब इसके बाद में 1949 में इंडियन गवर्नमेंट चली गई यूनाइटेड नेशंस के पास में। उन्होंने UN में जाके ये कहा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने हमें सरेंडर कर दिया, हमारे अंडर आ गए, तो पाकिस्तान को कहिए कि भाई अपनी सेना को ले जाए, जम्मू एंड कश्मीर खाली करे। मगर यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी आप जहां हो वहां रुक जाओ और कश्मीर में एक रेफरेंडम करवाओ। रेफरेंडम यानी पब्लिक वोटिंग करवाओ कि वो किस साइड जाना चाहते हैं, इंडिया के साइड या पाकिस्तान के साइड, उसके हिसाब से डिसाइड करो। मगर ना तो इंडिया ना पाकिस्तान दोनों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। दोनों चाहते थे कि ये जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि भाई जब जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने हमें सरेंडर कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर हमारे अंडर ऑलरेडी आ चुका है, तो रेफरेंडम किस बात का? रेफरेंडम तो उसके लिए करते हैं अगर हमारे अंडर नहीं आया है और आना चाहता है
तो हम करें, जब हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है तो उसमें हम रेफरेंडम क्यों करवाएं। तो इसलिए इंडिया ने कभी इस रेफरेंडम वाले सजेशन को स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान से ये कहा कि आप अपनी फौज लेकर रवाना हो जाइए। मगर पाकिस्तान भी एडामेंट, वो अपनी फौज लेकर रवाना नहीं हुआ और आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उस समय की बनी हुई है। अब आज़ादी के बाद में इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने तो एक डेमोक्रेटिक पाथ फॉलो किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आर्टिकल 370 बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फ्लैग दिया गया। और पाकिस्तान साइड का जो जम्मू एंड कश्मीर था, जिसे हम POK बोलते हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर बनाया गया, उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, गिलगिट बाल्टिस्तान बनाया गया और 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा साक्सकाम वैली चाइना को तोहफे में दे दिया। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने यह लॉजिक लगाया था कि ये चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है और शायद चाइना का इस पे क्लेम था और ये एरिया इनहेबिटेबल है, ज़्यादा कोई इस पे कुछ रहता भी नहीं है। चाइना ने इस एरिया का यूज़ किया रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, पाथवेज कंस्ट्रक्ट करने में और पोर्ट एक्सेस करने में पाकिस्तान से चाइना तक, जिसे हम चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बोलते हैं। अब इंडियन साइड तो जैसे तैसे अपना काम चला रही थी, मगर पाकिस्तान कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ उस POK पे कब्जा करने के बावजूद। 1965 में उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स को चुपके से इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में घुसाया और वहां पर जाकर लोगों को उकसाने लगे एक रिवोल्ट करने के लिए और 1947 वाला ही इतिहास वापस दोबारा दोहराने की ट्राई करने लगे। मगर उनका ये आइडिया फेल हो गया और इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में एक खुली बैटल छिड़ गई, जिसका रिजल्ट हुआ 1965 की वॉर, जो कि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से जीती और लगभग पाकिस्तान की 1900 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने भी इंडिया के 500 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पर कब्जा किया था, मगर वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम था और ये डिसाइड किया गया कि इंडिया ने फाइनली ये लड़ाई जीत ली है। मगर जब भी दो नेशंस की लड़ाई होती है तो बड़े बड़े नेशंस तो बीच में आते ही हैं, तो इसमें भी आ गए। तो फाइनली काफी नेशंस के प्रेशराइजर के कारण ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया गया उज्बेकिस्तान में, जो उस समय रशिया के कंट्रोल में था। वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें पाकिस्तान की जितनी टेरिटरी हमने कैप्चर की थी वो उन्हें वापस दे दी। पाकिस्तान ने भी जो हमारी थोड़ी सी टेरिटरी कैप्चर की थी वापस दे दी। वॉर प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया कि भाई जो जहां पहले था वो वहीं रहे, शांति से दोनों अपना जीवन जिए और जीने दें। मगर पाकिस्तान के मन में हलचल चलती रही और 1971 वॉर एक बार फिर हुई। मगर ये वॉर हुई थी बांग्लादेश के कारण, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वहां पे रिवॉल्ट हुआ और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दी गई, जो कि इंडिया के हेल्प से उन्हें मिली और इसके कारण पाकिस्तान हमसे नाराज हो गया, उन्होंने हम पर फिर से लड़ाई छेड़ दी। मगर इंडिया ने इस बार पाकिस्तान का 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया और फिर से शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। दोनों लीडर्स ने यह कहा जाता है कि इनफॉर्मली ये डिसाइड सा कर लिया गया था कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। जो LOC 1947 में बनाई गई थी उसी पे हम कायम रहेंगे, उसको स्टेटस को मेंटेन करेंगे और धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे कि वो स्टेटस को परमानेंटली बन जाए। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, मगर दोनों नेशंस ने कभी ये चीज फॉर्मली एक्सेप्ट की नहीं। कई बार ट्राई हुआ कि ये LOC को परमानेंट कर दिया जाए, मगर दोनों में से कोई भी नेशन नहीं माना और 1999 में एक बार फिर कारगिल में पाकिस्तान ने बदमाशी की, जिसका जवाब उन्हें मिला और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करना बंद कर दिया और उन्होंने लिया सहारा टेररिज्म का। बहुत सारे पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव होने लगे जो कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक करते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे रिवॉल्ट्स चालू करके अंदर से उसे खोखला कर दिया जाए और इतना कमजोर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर को कैप्चर करना काफी ईजी हो जाए। मगर इस मकसद में पाकिस्तान कभी कामयाब हो नहीं पाया। इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत अच्छी लड़ाई छेड़ दी और आज तक वो लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी वेस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर की। एक और हिस्सा भी बचा हुआ है जो कि है लद्दाख और एक्साई चेन का। यह हिस्सा मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।